नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्वागत है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी आज से पहले जो चल रहा था वो खत्म हुआ है और आज हम शुरू करेंगे इसका अगला भाग तरंग प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाशिकी के दो भाग हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रकाश तरंगें या तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी बहुत कुछ मिलता जुलता है ध्वनि तरंगों से, जिसमें व्यतिकरण के जो कंसेप्ट है बहुत कुछ मिलते जुलते होंगे और कुछ नए कंसेप्ट भी होंगे। इसको कंप्लीट स्क्रीन पे कर देना। कुछ नए कंसेप्ट भी होंगे तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग गोपाल, गुड इवनिंग। तो अब तरंग प्रकाशिकी प्रकाश तरंगों के बारे में बताता है। तरंग के बारे में, तरंग का मतलब होता है जिसकी दिशा निश्चित ना हो। देखिए, प्रकाश के दो भाग होते हैं, किरण एक तरंग। किरण में दिशा निश्चित होती है, हम उसमें एरो लगाते हैं, जबकि जब हम तरंग की बात करते हैं तो उसमें एरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश के अंदर द्वैत प्रकृति होती है, वो किरण की तरह भी कार्य करता है और तरंग की भांति भी कार्य करता है। उसमें व्यवहार दोनों प्रकार के होते हैं, तरंग तथा किरण दोनों ही प्रकार के। तो हम इस चैप्टर में तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। गुड इवनिंग ओम प्रकाश, गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। तो तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स अपने आप में जो एक पार्ट है पूरा का पूरा, इसके तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक व्यतिकरण है, एक विवर्तन है और एक ध्रुवण है। बहुत कुछ थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल वैल्यू कम आती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आने की संभावना होती है क्योंकि इसका मेजर पोर्शन थ्योरी की तरफ जा रहा है। इसलिए डिफेंस में जहाँ तक बात है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स। तो टॉपिक है, चैप्टर है अपना तरंग प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करती है, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। नमस्कार शिवराज, नमस्कार। बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं, फिनोमिनाज हैं, वो दिए गए हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले न्यूटन का सिद्धांत था, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत था वो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन ने यह कहा कि प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है और वो कण किसी भी दीप्त स्रोत से उत्पन्न होते हैं। यह कंसेप्ट था इसका। ठीक है, ओके। किसी ने पूछा भाई फिर ये गमन कैसे करता है, तो न्यूटन ने कहा कि ये माध्यम के घनत्व के आधार पर गमन करते हैं। तो फिर किसी ने पूछा इसका वेग क्या होगा, तो उसने कहा कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें वेग ज़्यादा होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो निर्वात में वेग सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सिद्धांत फेल हो गया, ये असफल हो गया। तो कणिकावाद का सिद्धांत या कणों के रूप में पूर्णतया असफल रहा। फिर उसके बाद हाइगेन का सिद्धांत आया। दूसरा सिद्धांत है हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब आप ध्यान दीजिए, हाइगेन क्या कहता है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश सूक्ष्म तरंगों के रूप में गमन करता है और वो तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब गमन करती है तो उनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है ईथर। या हाइगेन ने कहा भाई, और ध्यान रखना, ईथर नाम के माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर उसने यह कहा कि यह तरंगाग्रों और द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में गमन करता है। तरंगाग्र मतलब वे माध्यम के बिंदुपथ जिसके अंदर तरंगें गमन करती है। द्वितीयक तरंगाग्र मतलब कंपन। द्वितीयक तरंगाग्र का मतलब होता है कंपन। उनके रूप में यह गमन करता है, ये उसने कहा। लेकिन यह सिद्धांत भी असफल हो गया। कैसे असफल? ऐसे हुआ कि उसने माध्यम बताया ईथर नाम का, जबकि ऐसा कोई माध्यम होता ही नहीं है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी असफलता थी, उसने प्रकृति जो प्रकाश की बताई वो अनुदैर्ध्य बताई, जबकि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसलिए यह सिद्धांत भी असफल हो गया। एक और सिद्धांत आया,
उसके बाद आया फ्रेनल का सिद्धांत। फ्रेनल का तरंग सिद्धांत। फ्रेनल ने क्या कहा? फ्रेनल ने कहा कि प्रकाश केवल तरंग के रूप में गमन करता है, तो वो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और डिटेल कुछ नहीं बता पाया, इसलिए पूरी तरह इसको भी अच्छा नहीं मान सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसने अनुप्रस्थ तरंग बताया और वो एक अच्छा काम इसने किया, तो आगे के सिद्धांतों में ये बढ़िया उपयोगी हो सिद्ध हुआ, लेकिन पूर्णतया ये भी सत्य नहीं था। गोपाल, क्लास डाउनलोड नहीं होती है, क्लास अपलोड नहीं होती है। मैं टेक्निकल टीम को बता रहा हूँ, आप अपलोड करने का विशेष ध्यान रखें। सुनील, गुड इवनिंग सुनील। तो ये हो गया, ये भी असफल हो गया। फिर आता मैक्सवेल। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने यह कहा कि प्रकाश तरंगों के रूप में ही गमन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तरंग गति ही करता है, तरंगों के रूप में ही गमन करता है, लेकिन वो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में परस्पर लंबवत होते हैं और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यह मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह थी, बढ़िया सिद्धांत था, बहुत शानदार था, इसने तरंग की प्रकृति भी बताई कि प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है, बहुत अच्छा सिद्धांत था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि कुछ घटनाएं प्रकाश की ऐसी होती है जिसमें ये फेल हो जाता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फेल, ये नहीं लगता, मैक्सवेल से बता ही नहीं सकते आप। जैसे कॉम्पटन प्रभाव नहीं बता सकते, जीमान प्रभाव नहीं बता सकते, रमन प्रभाव, ये सब प्रकाश की घटना है, नहीं बता सकते। तो इसलिए पूर्णतया सत्य नहीं था। सत्य था, थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। तो फिर क्या करें? तब एक और वैज्ञानिक आया। मैक्सवेल के बाद अगला जो सिद्धांत दिया वो दिया गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में, और वो वास्तव में ऊर्जा कण होते हैं जिसकी प्रत्येक की ऊर्जा E बराबर h न्यू या hc अपॉन लैम्डा होती है, जिसको हम क्वांटम या क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बढ़िया सिद्धांत था, अच्छा सिद्धांत था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकता, तो समस्या हो गई। तो एक झगड़ा चालू हो गया। मैक्सवेल कहे मेरा सिद्धांत अच्छा है, प्लांक कहे मेरा सिद्धांत अच्छा है, झगड़ा शुरू हो गया। अब करें क्या? तो फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा, भाई तुम झगड़ा मत करो, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ये तरंग सिद्धांत भी बताता है और क्वांटम सिद्धांत भी बताता है, और इस प्रकार से डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, प्रकाश डुअल नेचर का होता है। तो अलग अलग थ्योरीज, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पहला, दूसरा हाइगन्स वेव थ्योरी, तीसरा फ्रेनल्स वेव थ्योरी, थर्ड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये 5 बेसिक थ्योरी है। इनका निचोड़ डी ब्रोगली ने बताया, और डी ब्रोगली ने इसको बताया कि ये इसकी नेचर डुअल होती है, ये द्वैत प्रकृति का होता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत मैंने आपको बताया, जिसमें ज़्यादातर सफलता जो मिली है वो मिली है मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने व्याख्या कर ली और इनसे व्याख्या आराम से हो गई। देखिए, प्रकाश का जब हम हाइगेन का सिद्धांत की बात करें तो उसमें हम तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं की बातें करते हैं। तरंगाग्र क्या होते हैं? देखिए, कोई स्रोत है, प्रकाश जब उत्सर्जित करता है ना, तो ऐसे इस प्रकार का एक क्षेत्र बनता है चारों तरफ, उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। ये बिंदुपत होता है सभी कणों के कंपनों का, उस कंपनों के कणों के बिंदुपत को हम तरंगाग्र कहते हैं, और उस पर जो उत्सर्जित होने वाले कंपन होते हैं इनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती द्वितीयक तरंगिकाएं, और जो पूरा का पूरा बिंदुपत होगा स्रोत के चारों तरफ, उसको हम कहेंगे तरंगाग्र
वेव फ्रंट, ये है तरंगाग्र और ये है द्वितीयक तरंगिकाएं। ये इसके कंसेप्ट है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर बिंदु स्रोत हो तो गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार रेखीय स्रोत हो तो बेलनाकार तरंगाग्र, और दूरी अनंत हो तो समतल तरंगाग्र। वापस एक बार सुनिएगा, बिंदु स्रोत के लिए गोलीय तरंगाग्र, आई रिपीट, बिंदु स्रोत बल्ब वगैरह गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार स्रोत ट्यूबलाइट वगैरह, अगर रेखीय स्रोत है ट्यूबलाइट वगैरह तो बेलनाकार तरंगाग्र, और अगर अनंत दूरी सूर्य से प्रकाश से आ रही है तो इसको हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र। बहुत थ्योरी है, आप ध्यान से समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, नंबर एकदम फोकट के नंबर है, फ्री के नंबर है, यूँ समझ लो आप, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गए तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाएं। इस आधार पर फ्रेनेल ने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या की और सत्यापन भी कर दिया। तो फ्रेनेल को बड़ी सफलता मिली इसमें, हाइगेन को सफलता मिली काफ़ी, फ्रेनेल नहीं सॉरी, हाइगेन ने इसका सत्यापन भी कर दिया, तो इससे काफ़ी सफलता मिली। तरंगाग्र और द्वितीयक तरंगिकाओं के माध्यम से उसने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों को सत्यापित कर दिया, दोनों का सत्यापन इससे हो गया। तो इस प्रकार से हम तरंगिकाओं और द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में और तरंगाग्रों के बारे में पढ़ा। अब जब प्रकाश की बात होती है तो उसमें कुछ सिद्धांत आते हैं। जब प्रकाश गमन करता है तो उसके कारण प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की आपेक्षिक दूरी चेंज होती है। इसका अध्ययन डोपलर नाम के वैज्ञानिक ने कहा। डोपलर ने कहा कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य की सापेक्ष गति होती है तो इस अवस्था में सापेक्ष गति के दौरान प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती हुई या घटती हुई प्रतीत होती है। ये जो बढ़ना और घटना है, इसी प्रभाव को प्रकाश का डोपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के डोपलर प्रभाव में यदि स्रोत पास में आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी, स्रोत दूर जा रहा है तो आवृत्ति घटेगी। तो अब आप इसके ऊपर प्रश्न देखिए कैसे आते हैं। इसमें एक तो फॉर्मूला है सीधा। फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन सी। वी वस्तु का वेग है और सी प्रकाश का वेग है, बस। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल की कम संभावना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए। जब कोई प्रकाश स्रोत पास में आ रहा है तो मैंने क्या बताया, आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ती है तो इसका मतलब तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है। तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है मतलब वो बैंगनी की तरफ जा रहा है। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो उसका विस्थापन किधर हो रहा है, बैंगनी की तरफ। नंबर 1 पहला सवाल। यानी अगर प्रकाश स्रोत पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं बैंगनी का विस्थापन, बैंगनी विस्थापन। ठीक है, तो जब प्रकाश स्रोत पास में आएगा तो बैंगनी विस्थापन, और जब प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है तो उसको लाल विस्थापन कहेंगे, उसको रेड डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लाल विस्थापन। जब पास आ रहा है तो बैंगनी विस्थापन और दूर जा रहा है तो लाल विस्थापन। कई बार हम बैंगनी विस्थापन की जगह नीला विस्थापन भी यूज करते हैं। 2 चीजें, आप आई रिपीट, 2 चीजें। नंबर 1 प्रकाश स्रोत पास आ रहा है, बैंगनी विस्थापन या नीला विस्थापन। नंबर 2 प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है, लाल विस्थापन। ये कंसेप्ट हुआ डोपलर प्रभाव का। तो वापस देखिए, डोपलर प्रभाव में प्रकाश स्रोत पास आ रहा है तो इस अवस्था में आवृत्ति बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम होने से बैंगनी विस्थापन या नीला विस्थापन होता है। सवाल आया हुआ है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप सब समझदार हो। और प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है तो इस स्थिति में आवृत्ति कम हो रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, लाल विस्थापन होता है। ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी बोल रहा हूं सारे करीब करीब आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं प्रकाश की विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण क्या है वो देखिए। प्रकाश तरंग की विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ लाइट वेव, वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब यहां पर y तो हो गया विस्थापन,
ए हो गया आयाम, आयाम होता है माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन। ओमेगा हो गया कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, एक ही बात है, आप कोणीय वेग भी कह सकते हैं, कोणीय आवर्ती भी कह सकते हैं। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t या 2πf। टी को हम कहते हैं आवर्तकाल, जबकि एफ को हम कहते हैं आवर्ती, फाई कहते हैं कलांतर। ये बहुत कुछ मिलता जुलता है ध्वनि से, बहुत कुछ मिलता जुलता है ध्वनि से, बहुत कुछ मिलता जुलता है ध्वनि से। ठीक है, ओके। अब सुनो, विस्थापन समीकरण जो मैंने बताई, विस्थापन समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि कलांतर आ रहा है फाई, तो कलांतर आ रहा है तो फिर पथांतर भी चाहिएगा, पथांतर आ रहा है तो फिर समयांतर भी चाहिएगा। तो कलांतर, पथांतर और समयांतर में क्या संबंध है, इसके बारे में हम जरा चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर बराबर होता है λ/2π इंटू कलांतर, समयांतर बराबर होता है T/2π इंटू कलांतर, समयांतर बराबर होता है T/λ इंटू पथांतर। ये चार रिलेशन अपन ने, आपको याद आ रहा हो तो हमने ध्वनि तरंगों में किए थे, सेम टू सेम रिलेशन यहाँ है। न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, कैसे आता है आप समझिए, अभी कराते हैं। क्वेश्चन, y बराबर 10 sin 10πt प्लस π/4 में आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल 5 सेकंड हो तो समयांतर क्या होगा, क्या होगा। तो अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे बना, देखो y, आप इसमें कलांतर देखो, कलांतर कितना है π/4 है, अपने को क्या चाहिए समयांतर, तो समयांतर और कलांतर का संबंध देखो, ये आपको जो दिया हुआ है ये कलांतर दिया हुआ है, यानी ये π/4 कलांतर दिया हुआ है, तो हमें चाहिए समयांतर, तो हम इस कलांतर को यहां रखेंगे, आवर्तकाल जो हमें 5 सेकंड दिया हुआ है वो हम यहां रखेंगे, आ गया मान सीधा सीधा। कंसेप्ट है, कहां यूज होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर समयांतर, समयांतर बराबर टी आवर्तकाल कितना है 5/2π इंटू कलांतर कितना दिया हुआ है π/4, खत्म, बस आंसर आ गया। तो समयांतर का आंसर क्या आया आपके पास, समयांतर का आंसर आ गया 5/8 सेकेंड। टाइम है, टाइम की यूनिट हमेशा सेकेंड होती है। तो ऐसे यूज किया जाता है, ये प्रकाश तरंग के विस्थापन समीकरण और कलांतर, पथांतर और समयांतर का उपयोग है, यूज है। एक बार वापस देखिए, विस्थापन समीकरण y बराबर a sin ωt प्लस फाई, ए आयाम, ओमेगा कोणीय आवर्ती, ओमेगा को 2π/t 2πf लिख सकते हैं, ध्वनि से पढ़ते हैं वही है सेम, t आवर्तकाल है, f आवर्ती है। कलांतर, पथांतर, समयांतर में संबंध मैंने ध्वनि में बताया था वो सेम संबंध है। न्यूमेरिकल कैसा आया, y बराबर a sin ωt प्लस थीटा, ये फाई जो है कलांतर ये दिया, तो कलांतर अगर दिया हुआ है, समयांतर पूछा है तो अपन यहाँ रख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पथांतर भी पूछ सकता तो पथांतर में रख देते, कोई बड़ी बात है क्या। तो एक बार रिप्लाई करो, समझ आया सबको, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश की विस्थापन समीकरण मैंने आपको बताई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण क्या होता है, प्रकाश का अध्यारोपण। देखिए, दो ध्वनि तरंगे हैं, दो प्रकाश तरंगे हैं, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे हैं, अगर एक निश्चित माध्यम में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है तो परिणामी विस्थापन सभी विस्थापनों के योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, बिल्कुल ध्वनि वाला सेम रिपीट हो रहा है आपके ध्वनि चैप्टर एकदम से। तो परिणामी विस्थापन y वो किसके बराबर होगा, y1 वेक्टर प्लस माइनस y2 वेक्टर,
सदिश योग वेक्टर सम सदिश योग के बराबर होगा y n वेक्टर। यानी यदि बहुत सारी प्रकाश तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी विस्थापन सभी विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। नंबर 1। अब अध्यारोपण की घटना से होता क्या क्या है? अध्यारोपण की घटना से 3 चीजें मिलती है आपको। कौन कौन सी? नंबर 1 व्यतिकरण, व्यतिकरण। नंबर 2 विवर्तन। नंबर 3 ध्रुवण। ये प्रकाश की 3 बेसिक घटनाएं हैं, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। अब इसमें व्यतिकरण जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें खास बात, अब सवाल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्यतिकरण में क्या होता है, तो आवृत्ति समान होनी चाहिए। न्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ आवृत्ति को, है ना, कई बार मैं एफ लिखता हूं, कई बार एन लिखता हूं, यहाँ न्यू लिख रहा हूं। आवृत्ति समान, नंबर 1। नंबर 2 आयाम समान या लगभग समान। नंबर 3 दिशा समान, एक ही दिशा में होने चाहिए। नंबर 4 कला स्थिर। नंबर 5 माध्यम उभयनिष्ठ। ठीक है, ये व्यतिकरण है। इसमें 2 तरंग चाहिए। व्यतिकरण में क्या चाहिए? 2 अलग अलग तरंगों से होता है। व्यतिकरण हमेशा 2 अलग अलग तरंगों से होता है, यानी 2 ध्वनि तरंगें चाहिए, तभी तो आवृत्ति समान होगी। यानी इसमें 2 अलग अलग ध्वनि, 2 अलग अलग प्रकाश तरंगें, 2 अलग अलग प्रकाश तरंगें चाहिए। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तभी होगा। यानी इसका मतलब 2 स्रोत होने चाहिए। वो दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, सवाल इसके ऊपर आता है। सवाल आता है कि साहब ये ध्वनि स्रोत किस प्रकार के हों, प्रकाश स्रोत किस प्रकार से हों। बिल्कुल ध्वनि के जैसा है ना, तो मैं मेरे से कई बार ध्वनि निकल रहा है, तो बिल्कुल ये ऐसा हो जिसकी आवृत्तियां समान। आवृत्तियां समान इतना आसान नहीं होता है होना, तो इसके लिए हमें एक विशेष परिस्थिति लानी पड़ती है। उस परिस्थिति में हम कला संबंध स्रोत उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? कला संबंध स्रोत। तो इसके लिए हम उत्पन्न करते हैं कला संबद्ध स्रोत। कला संबंध स्रोत की खासियत यह है कि उसमें कला नियत होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है। कला संबंध स्रोतों में एक और खासियत यह होती है कि कला संबंध स्रोत संकीर्ण होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं। दूसरी खासियत यह होती है कि कला संबंध स्रोतों से जो प्रकाश किरणें निकलती है उनमें कलांतर समय के साथ नियत रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। आयाम उनका बराबर होता है, आवृत्ति उनकी बराबर रहती है, कला उनकी नियत होती है। एक ही स्रोत से ये बनाए जा सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको बनाने के। पहला तरीका है आयाम के विभाजन से, और दूसरा तरीका है तरंगाग्र के विभाजन से। कला संबंध स्रोत अगर बनाना चाहते हो तो 2 तरीके हैं, आयाम के विभाजन से बना सकते हो, तरंगाग्र के विभाजन से बना सकते हो। ये इसका कंसेप्ट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट रहता है, भयंकर इंपॉर्टेंट रहता है। वापस एक बार सुनिए। व्यतिकरण की घटना अगर हमें करानी है, विवर्तन ध्रुवण बाद में पढ़ेंगे, व्यतिकरण की घटना अगर हमें करानी है तो हमारे को कला संबंध स्रोत चाहिए ही चाहिए। कला संबंध स्रोतों की खासियत है इसमें कला नियत रहती है, इन सब शर्तों का पालन होता है, सारी शर्तों का पालन होता है। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, आयाम के विभाजन से और तरंगाग्र के विभाजन से इनका निर्माण किया जा सकता है, इनको बनाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है प्रकाश के व्यतिकरण के। अब व्यतिकरण में न्यूमेरिकल कैसे, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल में सारी चीजें हो गई। अब न्यूमेरिकल वाइज कैसे आता है? व्यतिकरण, व्यतिकरण में 2 तरंगें चाहिए अपने को।
एक तरंग का विस्थापन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। पहला a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव कलांतर है। तो ये हो गए y1 और ये हो गया y2। क्या हो गया? स्पीड ज्यादा है क्या ओम प्रकाश? नोट्स पहले क्यों बनाते हो? बाद में बनाया करो ना, वीडियो देख के बनाया करो। साथ में तो कैसे होगा? साथ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। नोट्स तो बाद में वीडियो देख के बनाने चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। अभी तो समझना चाहिए ना तुम लोगों को। स्पीड बराबर है स्पीड बराबर है तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? स्पीड तो सही है ना? ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो y1 अब व्यतिकरण जब हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? दो अलग अलग विस्थापन चाहिए। y1 a1 साइन ओमेगा टी, y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव कलांतर है। तो जब व्यतिकरण होगा तो परिणामी विस्थापन आएगा। परिणामी विस्थापन क्या आएगा वो समझिए। परिणामी विस्थापन होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये चैप्टर थ्योरेटिकल ज्यादा है तो मैं बोलूंगा ज्यादा बहुत, तो तुम साथ में लिख नहीं पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। बहुत ज्यादा चीजें थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल तो अब आया, देखो कब से शुरू किया, 26 मिनट बाद अब न्यूमेरिकल आएगा। तो इसलिए इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा होगी, आगे से आगे आगे से आगे, ये पूरा वॉल्यूम ही ऐसा है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी होगी। तो मैं जब बोलता हूं तो आप विशेष ध्यान रखें, है ना? ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये व्यतिकरण है। y1 प्लस y2 होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, अपन को डेरिवेशन नहीं करना है। आप लोग 12वीं में थे तो डेरिवेशन करते थे पूरा, ओमेगा टी प्लस फाइव को खोलते थे फिर मानते थे। अपन को यहाँ सीधा रिजल्ट से मतलब है। तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आर यहाँ परिणामी आयाम है, आर को हम परिणामी आयाम कहेंगे। परिणामी आयाम का मान होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये तो परिणामी आयाम हो गया। थीटा यहां परिणामी कला है। परिणामी जो कला होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। और एक परिणामी तीव्रता आएगी इसमें, परिणामी तीव्रता होगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, परिणामी आयाम, परिणामी कला, परिणामी तीव्रता। इसी हिसाब से व्यतिकरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। आप जानते हो अच्छी तरह से, इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है समपोषी और दूसरा है विनाशी। कुछ बच्चे इसको विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी नहीं होता, विनाशी होता है। समपोषी में क्या होगा? समान कला में, इसमें समान कला में व्यतिकरण होता है, समान कला में व्यतिकरण। और जब समान कला में व्यतिकरण होगा तो R मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2, थीटा हो जाएगा 0 और I मैक्सिमम होगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये समपोषी में होगा। समपोषी में सब चीजें अधिकतम आएगी, समान कला होगा तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो ये होगा। विनाशी में क्या होगा? यहां सब चीजें मिनिमम आएगी, न्यूनतम, यानी ये क्या है? विपरीत कला में व्यतिकरण। विपरीत कला होते ही ये मिनिमम हो जाएगा, R मिनिमम A1 माइनस A2, थीटा 0, I मिनिमम हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। वापस देखो सुनो,
समपोषी में क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम अपने को पता है प्लस होता है और न्यूनतम अपने को पता है माइनस होता है, बस खत्म सीधा। थीटा 0 ही आएगा इसमें भी इसमें भी। कई बच्चे यहाँ जिद करते हैं कि सर समान में तो 0 आ गया, यहाँ पाई आना चाहिए। नहीं, ये परिणामी कला है, ना कि ओरिजिनल कला। परिणामी कला, ओरिजिनल होती तो फिर चेंज होता, लेकिन ये परिणामी कला है, इसलिए 0 ही आएगा दोनों। तीव्रता में आई मैक्सिमम √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आएगा, आई मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर आएगा। तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ आपको ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट है सीधा। ये फॉर्मूले सब विस्थापन के फॉर्मूले है, सदिश वेक्टर का कंसेप्ट है पूरा। तो वेक्टर के जो फॉर्मूला है वही यहाँ काम है। 1 2, ये एक नया जरूर सूत्र है तीव्रता का, ये जरूर है। और वही चीज़ें समपोषी में ये चीज़ अधिकतम हो जाएगी। इसका अधिकतम मान अपने को पता है A1 प्लस A2 होता है, न्यूनतम मान इसका A1 माइनस A2 होता है, उसी हिसाब से आ गया। और इसका तीव्रता का अधिकतम मान √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर होता है, और तीव्रता का न्यूनतम मान √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर होता है। ये बेजे में बिठा लो, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, तो एकदम दिमाग में बिठा लो कि परिणामी आयाम क्या है, परिणामी कला क्या है। ठीक है, ओके, रिप्लाई कर दो एक बार, चलते हैं आगे। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो प्रकाश तरंगों के विस्थापन y1 बराबर 2 sin 100 पाई t, y2 बराबर 3 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 3 है। तो अब मैं एक सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला, आयामों का अनुपात। दूसरा, तीव्रताओं का अनुपात। तीसरा, परिणामी आयाम। चौथा, अधिकतम व न्यूनतम आयामों का अनुपात। पांचवा, अधिकतम, एक में 5 क्वेश्चन ले लिए मैंने, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अब आप देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। दो प्रकाश तरंगों के विस्थापन y1 और y2 ये है। आयामों का अनुपात क्या होगा, तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, परिणामी आयाम क्या होगा, अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम न्यूनतम आयामों का अनुपात और अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर y1 एंड y2। फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये चीज है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, ये हमको A1 दिया हुआ है, ये हमको A2 दिया हुआ है। तो A1 बटा A2 आपको दे रखा है 2/3, यानी आयामों का अनुपात तुम्हें दिया हुआ है 2/3। तो पहला आंसर हो गया 2/3, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, फर्स्ट का आंसर हो गया आपके 2/3। सेकेंड है तीव्रताओं का अनुपात। अब आ जाओ सब सेकेंड में, I1 बटा I2 बराबर होता है A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। जानते हैं हम तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो स्क्वायर करते ये हो जाएगा 4/9। A1 बटा A2 2/3 है, 4/9 हो गया। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कह रहा है परिणामी आयाम। परिणामी आयाम का अभी मैंने फॉर्मूला बताया, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। A1 स्क्वायर, A1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, A2 स्क्वायर, A2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9,
+2 A1 2 A2 3 cos π/3 होता है 60 डिग्री, अंडर रूट 9 और 4 13 प्लस cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया 19 रूट 19। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट। सीधा सीधा मान रखना है कलांतर। ये देखो ये 60 डिग्री कहाँ से आया, देखो ये 60 डिग्री π/3 है, ये π/3 है इसलिए हमने यहाँ 60 डिग्री रखा 5। फिर देखो अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात अभी मैंने बताया आर मैक्सिमम बटा आर मिनिमम, तो बता A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। A1 प्लस A2 कितना है, जोड़ लो इसको, 2 + 3 2 + 3 और ये 2 - 3, तो R 2 और 3 हो गए 5 और ये हो गया -1, तो -1/5। अब देखिए आगे देखिए, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात लास्ट। तीव्रताओं के लिए I मैक्सिमम बटा I मिनिमम, वो होता है R मैक्सिमम का स्क्वायर बटा R मिनिमम का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करते ये 5 का स्क्वायर 25, 25/1, माइनस है तो प्लस हो जाए। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो बन रहे थे मैंने बता दिया आपको। ये संभावना इसकी रहती है, परिणामी पूछ सकता है, डायरेक्ट आयाम पूछ सकता है, डायरेक्ट तीव्रता पूछ सकता है, अधिकतम न्यूनतम पूछ सकता है, अधिकतम न्यूनतम तीव्रता भी पूछ सकता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है कि इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रयोग से किया गया, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग से इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया। तो प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन यंग के द्विस्लिट प्रयोग द्वारा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग को पूरा अध्ययन नहीं करना हमको, उसके ऊपर कुछ खास चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, पूछते हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग में कितनी स्लिट होती है, तो 2 होती है। दूसरा पूछते हैं कितने स्रोत होते हैं, तो स्रोत 2 होते हैं लेकिन काल्पनिक होते हैं, दोनों वास्तविक नहीं होते। फिर पूछते हैं कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है, तो केंद्रीय फ्रिंज दीप्त होती है। फिर पूछते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, तो फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। फिर पूछते हैं फ्रिंजों की तीव्रता कैसी होती है, तो फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। फिर पूछते हैं कि उच्च कोटि की फ्रिंजें स्पष्ट होती है क्या, तो बिल्कुल उच्च कोटि की फ्रिंजें स्पष्ट होती है। जब भी फ्रिंजें बनती है तो चमकीली और काली 2 प्रकार की फ्रिंजें बनती है। फ्रिंज का मतलब होता है पर्दे पर अधिकतम तीव्रता का बनने वाला स्पॉट, चमकीला धब्बा, चमकीला स्पॉट, उसको फ्रिंज कहते हैं। 2 प्रकार की फ्रिंज होती है, एक चमकीली और एक काली। काली फ्रिंज कहाँ होगी, जहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा, और चमकीली कहाँ होगी, जहां पर समपोषी व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण का खेल है, व्यतिकरण कैसा हो रहा है, विनाशी हो रहा है या समपोषी हो रहा है। यहाँ फ्रिंज चौड़ाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालते हैं, तो फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन नहीं करना है, हमें सीधा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र पढ़ना है। क्या है फ्रिंज चौड़ाई, वो देखिए। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, कैपिटल डी पर्दे व स्लिट की दूरी, स्मॉल डी स्लिटों के मध्य की दूरी। ये 3 चीजें हैं। अब इसमें देखो सवाल कैसे बनते हैं। एक तो न्यूमेरिकल बनता है, वो करा देता हूं आपको। न्यूमेरिकल ये बनता है कि यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम व पर्दा 2 मीटर
2 मीटर दूर रखा है तथा स्लिटों की दूरी 2 माइक्रोमीटर है तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। सब कुछ दे रखा होता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है। तो सीधा बीटा इज लैम्डा डी अपॉन डी लगाना है डायरेक्ट। कैसे लगाना है वो आप देखिए, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। 6000 एंगस्ट्रॉम है, 6000 इंटू 10 की घात -10। ये देखिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है। फिर कैपिटल डी पर्दे की दूरी है, पर्दा 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ सीधा 2 मीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, एंगस्ट्रॉम को तो कन्वर्ट कर दिया। फिर स्लिटों के बीच की दूरी 2 माइक्रोमीटर है, तो 2 माइक्रोमीटर 2 इंटू 10 की घात -6, माइक्रो 10 की घात -6 होता है। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 6 इंटू 10 की घात -1 यानी 0.6 मीटर ये फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी। एक तो फ्रिंजों पे ये सवाल आता है, एक फ्रिंजों पे आता है कि पर्दे की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई, तो देखो ये बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। फिर पूछते हैं बैंगनी रंग के स्थान पर लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करने पर फ्रिंज चौड़ाई तो बढ़ेगी, लाल की अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा ज्यादा होता है तो बढ़ेगी। फिर पूछते हैं स्लिटों के बीच की दूरी कम करने पर फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। फिर पूछते हैं कि अगर हम प्रयोग को किसी द्रव में कर दें, किसी द्रव में डाल दें पूरे प्रयोग को, तो क्या होगा फ्रिंज चौड़ाई, तो उसमें फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश बराबर बीटा बटा म्यू हो जाएगी, यानी घटेगी, इसमें भी घटेगी। करना कुछ नहीं है, जो बीटा दिया हुआ उसमें म्यू का भाग लगा दो। जो अपवर्ड, जैसे इसी न्यूमेरिकल में मान लो आपको दे दे कि भाई इस प्रयोग को पानी में किया गया, तो पानी में किया गया तो सीधा 4/3 का भाग लगा दो, तो नई फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। बस पानी के लिए 4/3 होता है, 1.33 होता है, 1.33 का भाग लगा दो, भाग लगाते ही नई फ्रिंज चौड़ाई इस प्रकार आ जाएगी। तो ये फ्रिंजों के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। थ्योरेटिकल मैंने खूब सारे बता दिए आपको, देख लो, ठीक है। एक होता है कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई क्या होती है, कोणीय चौड़ाई होती है कोण कितना बना रही है कोई फ्रिंज, उसको हम कोणीय चौड़ाई बोलते हैं। तो जब कोण बना रही होती है, एंगल बना रही होती है, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, देखो कोण में थीटा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन कैपिटल डी। कोण में थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी होगा, और कैपिटल डी को अपन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी भी कह सकते हैं। यानी फ्रिंज चौड़ाई और पर्दे के बीच की दूरी का अनुपात जो होगा उसको हम कहेंगे कोणीय चौड़ाई। थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन कैपिटल डी या लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इस प्रकार बताया जाता है। तो अगर हमने माध्यम भर दिया तो थीटा डैश भी थीटा बटा म्यू हो जाएगा। यानी कोणीय चौड़ाई माध्यम भरने पर घटेगी घटेगी घटेगी, फ्रिंज चौड़ाई माध्यम भरने पर घटेगी घटेगी घटेगी। बस सीधा दिमाग में बिठा लो, चाहे फ्रिंज चौड़ाई हो चाहे कोणीय चौड़ाई हो, इसके मान में कमी होगी, 101% कमी होगी। तो ये कंसेप्ट है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के बारे में, मैंने आपको बताया। इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है, जैसे मैं बताऊं आपको, एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई मान लो आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई दे दी 0.4 डिग्री, ठीक है, और आपको कह दिया इसको जल में डुबा दिया। तो अब नई कोणीय चौड़ाई क्या होगी, जल के लिए म्यू होता है 4/3, तो नई कोणीय चौड़ाई थीटा डैश बराबर थीटा बटा म्यू, तो 0.4 डिग्री बटा 4/3, तो ये हो गया 0.3 डिग्री। कितना आसान है देखो। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कोणीय चौड़ाई घटती है। ये फ्रिंज चौड़ाई का कंसेप्ट था। तो इस प्रकार से हम फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई क्लियर हो गई एकदम। रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट जल्दी से, सभी लोग जो भी बैठे हैं, शिवराज, गोपाल, सुनील, ओम प्रकाश, राहुल, कौन कौन है, सुनील, अमित, सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके ओके
देखिए, व्यतिकरण की एक ऐसी घटना है, व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसकी सहायता से हम आज थोड़ा मजा आ रहा है तेरे को लिखने का। आज लंबी होगी ना मेरी क्लास, मैं 40 मिनट से ज्यादा लेता नहीं हूं ना, इसलिए तेरा दर्द कर रहा है। आज लंबी हो गई क्लास ना, इसलिए। अब देखिए, जब हम बात करते हैं व्यतिकरण की, तो व्यतिकरण से हम किसी छोटी पतली कांच की पट्टिका की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, कांच की प्लेट की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। व्यतिकरण के द्वारा कांच की पट्टिका की मोटाई ज्ञात करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, व्यतिकरण द्वारा कांच की पट्टिका की मोटाई की गणना कैसे। देखो, अगर हमारे पास दो स्रोत है S1 और S2, ये स्रोत यहां पर व्यतिकरण की घटना कर रहे हैं इस जगह। अब हमने क्या किया, हमने एक कांच की प्लेट रख दी, कांच की प्लेट रखते ही ये फ्रिंज शिफ्ट हो गई, कांच की प्लेट रखते ही फ्रिंज शिफ्ट हो गई। कांच की प्लेट की मोटाई T है, अपवर्तनांक म्यू है। तो जैसे ही कांच की प्लेट रखेंगे तो ऐसी अवस्था में एक पथांतर उत्पन्न होगा, पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, पथांतर बनेगा। तो पथांतर क्या होगा, तो पथांतर होगा T इंटू म्यू माइनस 1। पथांतर पथ में अंतर होता है, T इंटू म्यू माइनस 1 कैसे, देखो सुनो। कांच के अंदर जो दूरी तय की गई वो होती है म्यू इंटू टी। टी कांच की मोटाई है, म्यू उसका अपवर्तनांक है। तो कांच के अंदर तय की गई दूरी होती है म्यू इंटू टी, और जब कांच की प्लेट नहीं थी तो तय की गई दूरी थी सिर्फ टी, क्योंकि वायु था, वायु का म्यू 1 होता है तो सिर्फ टी। तब हमने पथ का अंतर निकाला, म्यू टी माइनस टी, उससे आया टी इंटू म्यू माइनस 1। बेटर है, सीधा याद रखो, ये डेरिवेशन के स्टेप मैंने बताए, उससे कोई मतलब नहीं है। पथांतर T इंटू म्यू माइनस 1। अब अगर यहां से कोई फ्रिंज शिफ्ट हो रही है, यहां से कोई फ्रिंज अगर शिफ्ट हो रही है, तो कौन सी फ्रिंज शिफ्ट हो रही है, अगर एनवी दीप्त फ्रिंज शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा, और अदीप्त शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा। तो कंसेप्ट देखिएगा, दीप्त फ्रिंज में पथांतर होता है n लैम्डा। याद रखिएगा, दीप्त फ्रिंज का पथांतर होता है n लैम्डा। पता है आप लोगों को, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा n लैम्डा। जबकि अदीप्त फ्रिंज में जो पथांतर होगा, अदीप्त फ्रिंज में पथांतर होगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। यह सिर्फ विषम संख्या में होगा, ठीक है, क्योंकि कलांतर विपरीत हो गया तभी अदीप्त बनी, कलांतर समान हो गया तो दीप्त बनी। तो यह पथांतर हो गया। कलांतर पथांतर का संबंध मैंने अभी आपको बताया। तो अब इस पथांतर को उस पथांतर के बराबर करो। अब बराबर करने में आप ये देखोगे कि यहां कौन सी फ्रिंज यहां से यहां शिफ्ट हो रही है, तो वो आपको एग्जाम में दे रखा होगा। अगर दीप्त शिफ्ट हो रही है तो दीप्त के बराबर रख दो, अगर अदीप्त शिफ्ट हो रही है तो अदीप्त के बराबर रख दो। तो ऐसे में अगर मान लो हम दीप्त की बात करें तो T इंटू म्यू माइनस 1 बराबर है n लैम्डा, तो T बराबर होगा n लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। ये मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा कि 1.5 अपवर्तनांक वाली पट्टिका से थर्ड दीप्त
फ्रिंज विस्थापित हो तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी? ब्रैकेट में लैम्डा दे देगा आपको 5000 एंगस्ट्रॉम। अब ये सीधा न्यूमेरिकल बन गया डायरेक्ट। 1.5 अपवर्तनांक वाली पट्टिका से थर्ड दीप्त फ्रिंज विस्थापित हो तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी? फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, दीप्त क्लियर कट है, दीप्त फ्रिंज विस्थापित। तो ऐसे में T बराबर होगा n लैम्डा, n कितना है? तीसरी, थर्ड, लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10 की घात -10 अपॉन म्यू -1, म्यू कितना है? 1.5 -1 यानी 0.5। आगे आंसर, चुटकियों का खेल। 1.5 अपवर्तनांक वाली पट्टिका से तीसरी दीप्त फ्रिंज विस्थापित हो तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी? लैम्डा अपने को दिया हुआ है, टी निकालना है। इस फॉर्मूले में सीधा मान रखा, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये कंसेप्ट है। अब अगर अदीप्त शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा? तो इस अवस्था में होगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू टी इंटू म्यू -1। ऐसे में टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 म्यू -1। ये कंसेप्ट इसका आ जाएगा। तो दीप्त शिफ्ट हो रही है तो ये, अदीप्त शिफ्ट हो रही है तो ये। 10 की घात -10, एंगस्ट्रॉम हमेशा 10 की घात -10 होता है, याद रखिए। जब भी एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है वो 10 की घात -10 होता है। ठीक है शिवराज? ठीक है, ओके। मात्रक, मोटाई का मात्रक क्या होता है भाई? मोटाई का मात्रक बताओ रे, कौन बताएगा? ओम प्रकाश पूछ रहा है, मोटाई किस में नापी जाती है? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। मोटाई, चौड़ाई, लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर। आ गया समझ में? ठीक है, बिल्कुल सही, सही, शाबाश, बहुत अच्छी। तो ये व्यतिकरण की घटना आज हमने पढ़ी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। आप लोग पाई डिफेंस एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और लगातार इसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।